अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता एक माह से हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सर्द बहरी की खबरें आ रही थीं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं, जिनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान, बड़ी पार्टी का एक क़याम, पंजाब में निगरान हुकूमत का किरदार, तरक्याती बजट में हिस्सा और इलेक्शन के इनेकाद पर हुकूमती इत्तेहाद के मिक्स सिग्नल्स आ रहे थे। 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने स्वात जलसे से खिताब किया तो दिल की बात जुबान पर आ ही गई। वफाकी हुकूमत ने सैलाब के मुताबिक, सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। वजीर आजम साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है। मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं, जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले, फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। उम्मीद रखते हैं हमारे एतराजात को वो दूर करेंगे। बिलावल भुट्टो की तनकीद सिर्फ बजट तक महदूद नहीं थी, इलेक्शन के हवाले से इत्तेहादियों की अगर मगर को भी बिलावल भुट्टो ने एड्रेस किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए तैयार है। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए, जो भी जीते और वो आपके मसाइल का हल निकाले। इसका फौरी जवाब नून लीग की तरफ से आया। एहसन इकबाल और तलाल चौधरी ने जवाब दिया। बजट की तैयारी के मौके पर भी तमाम कोलेशन पार्टनर्स को शरीक रखा गया और काबीना जिसने बजट की मंजूरी दी उसमें तमाम कोलेशन के मेंबर शरीक थे और उन सब की इत्तफाक राय से बजट की मंजूरी दी गई। बिलावल साहब का चैलेंज हमें कबूल है। गुजारिश है कि इलेक्शन बाग की तरह का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए। बाग का इलेक्शन जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उस पर हमारे इतराजात मौजूद हैं। इस शिकवा जवाब शिकवा के बाद सीनियर लीडरशिप मुतहर्रिक हुई और आज इसहाक डार ने सैलाब से मुतासर इलाकों की तामीर नौ का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म की सरबराही में भी एक अहम इजलास हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ दुबई में निगरान वज़ीर आला पंजाब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। आज बिलावल भुट्टो ने कराची में मीडिया से बात की और नून लीग के साथ किसी सियासी इख्तलाफ की तरदीद की, अलबत्ता पॉलिसी इख्तलाफ की मौजूदगी का इकरार किया। देखना है कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद फैसल करीम कुंडी साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। पहले सेगमेंट में हम इनसे बात करेंगे, फिर मईशत का जो मामला है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम उनसे बात करेंगे और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो कश्ती डूबने का वाक़या है उसके ऊपर जो सरफराज विर्क साहब होंगे, डायरेक्टर FIA लाहौर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये तमाम मामलात पर हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सबसे पहले ज़रा मुआशी मसाइल पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा मौजूद होंगे, उनसे ज़रा कुछ डिस्कशन करते हैं कि ये जो बजट आया है इसके बाद की जो सूरत हाल है उसका ज़रा सा जायज़ा लेते हैं। कौमी असम्बली में जो बजट मंजूरी के मराहिल में अभी ज़ाहिर है उसमें अगले साल के अखराजात का जायज़ा लें तो 48% अखराजात अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी की मद में है। 21% सूबों में तकसीम होंगे, 18% हुकूमती अखराजात, तनख्वाहें, पेंशन, सब्सिडीज़ और फ़ाल और गैर फ़ाल इदारों को चलाने की मद में है। 7% दिफा और 6% नए प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए हैं। इसके मुकाबले में फाइनेंसिंग का अगर जायज़ा ले तो 39% खर्चा टैक्सेस और ड्यूटीज़ से पूरा किया जाएगा, 12% नॉन टैक्स आमदनी से, जबकि 49% खर्चा अंदरूनी और बैरूनी कर्जे लेकर पूरा किया जाएगा। यानी पुराने कर्ज़ों की 100% अदायगी नए कर्जे लेकर की जाएगी। सवाल यह है कि IMF के बगैर इस कर्ज का हुसूल कैसे मुमकिन होगा। मूडीज़ ने एक हालिया रिपोर्ट में आइंदा साल के लिए पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग को
गैर यकीनी करार दिया है। कहा गया है कि IMF की जानिब से बजट में रखे गए 2.4 अरब डॉलर की कोई जमानत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा इलेक्शन के बाद सूरत हाल वाज़े होगी कि आया पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में जाएगा या नहीं। इस तनाजुर में वफाकी बजट में कायम किए गए मफरूज़ों पर सवालात उठ गए हैं। देखना यह है कि इस बजट की फाइनेंसिंग कैसे होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, ये बताइएगा आप इस सारे बजट को किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसके तहत हमें हमारी हुकूमत को 15 दिन मिलते हैं बजट पेश करने के बाद कि वो सेनेट, नेशनल असेंबली वगैरह में जो मुख्तलिफ राय होते हैं उनको देखकर बजट को फाइनलाइज करता है। लिहाजा 24 तारीख तक वक्त मौजूद है। अब देखिए इस बीच में क्या IMF की तरफ से कोई ऐसी पेशकदमी आ सकती है या नहीं। अच्छा सर, ये बताएं कि बजट में बैरूनी फाइनेंसिंग की जो स्कीम दी गई है इसमें 1.5 अरब डॉलर यूरो बॉन्ड के इजरा से, 4.6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंक से और 2.4 अरब डॉलर जो हैं वो IMF और 2.7 अरब डॉलर मल्टीलैटरल पार्टनर से हासिल किए जाएंगे। क्या ये मफरूज़े जो हैं, जो प्लान किया गया, हकीकत पसंदी पर मबनी है? देखिए, हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं जब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में वाज़े तौर पर बहुत कमी आई है, तो जो प्राइवेट क्रेडिटर्स होते हैं इंटरनेशनल, जिसमें आपके जो बॉन्ड खरीदते हैं लोग और दूसरी तरफ जो हमें इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स लोन्स देते हैं, इस साल तकरीबन इससे बिल्कुल कोई नया पैसा नहीं आया है। तो अगले साल के बजट में ऐसी सोर्सेस को अगर गवर्नमेंट समझती है कि वो पैसे रेस कर लेंगे, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और इस वक्त इसके चांसेस बहुत कम हैं। अच्छा सर, ये खबरें भी आ रही हैं कि IMF प्रोग्राम ना होने की सूरत में प्लान B पर काम शुरू हो गया है, जिसके मुताबिक नवंबर तक डिफॉल्ट से बचने के लिए 3 से 4 अरब डॉलर दोस्त ममालिक से हासिल कर लिए जाएंगे। क्या ये प्लान काबिल अमल है? अगर है भी तो क्या ये डिफॉल्ट से बचा लेगा? देखिए, इस वक्त प्लान B के जो स्ट्रैटेजी या डिटेल्स हैं वो पब्लिकली वाज़े नहीं है। बजट में जो दिया गया, जिसका आपने भी जिक्र किया था और उसका मैंने जवाब दिया है, उसमें बहुत से फ्लोज ऐसे हैं जो इस वक्त तकरीबन नामुमकिन से हैं। तो अब ये देखना है कि प्लान B में कौन से दूसरे अल्टरनेटिव्स को गवर्नमेंट एक्सप्लोर करेगी ताकि इलेक्शंस तक इंशाल्लाह पाकिस्तान दिवालिये से दूर रहे। आपके ख्याल में अब वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाए इस सारे मामले में, तो हम इन मसाइल से निकल सकते हैं? तो फिर पाकिस्तान को इलेक्शंस का जब वक्त अनाउंस हो जाएगा, आने वाले तकरीबन आप देखिए रफली अब रह गए हैं 2 महीने, तो उस वक्त जो नई हुकूमत आएगी केयर टेकर गवर्नमेंट की, उनके पास ये पावर्स नहीं है कि वो एक नया IMF प्रोग्राम को दस्तखत करके आगे ले जाएं, मगर वो कोशिश ये कर सकते हैं कि IMF से बातचीत शुरू करें और जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है और जो मुख्तलिफ टारगेट्स और जो हमें करना है उस पे बातचीत टेक्निकल लेवल पे शुरू कर दें और उसको आगे ले जाएं ताकि इलेक्शंस होने तक इंशाल्लाह एक IMF प्रोग्राम का ढांचा और उसके डिटेल्स वगैरह तैयार हों और जो नई मुंतखब हुकूमत आए वो मुनासिब समझे तो फौरन दस्तखत करके नए IMF प्रोग्राम जो 3 साल का होगा इंशाल्लाह उस पे दस्तखत करके आगे बढ़े। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज़ पाशा, इकनॉमिक एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह IMF को डील किया जा सकता है या फिर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी ताकि फ्यूचर में दोबारा हम इस प्लान से में ना जा सके और अगर जाएं भी तो क्या करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ सियासी मामलात पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। फैसल करीम कुंडी साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं।
उनसे ज़रा बात करते हैं। कोटी साहब ये बताइएगा कि क्या बजट और दीगर इशूज़ पर जो पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए, और क्या मसला सिर्फ बजट ही था या इससे आगे चला गया है काम, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है और आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानी से पहले आप लोगों ने छुरियाँ तेज़ करना शुरू कर दी हैं एक दूसरे पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बजट पे हमारे थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने पेश किए। हमारे पार्टी की जो डेलीगेशन है हाई पावर्ड, वो 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मिला, उनकी टीम से मिला, मुलाकात हुई। खुर्शीद शाह साहब और उसमें शेरी रहमान साहब थी, नवीद कमर साहब थे, कैरस साहब थे, CM सिंध थे और निसार खोड़ो साहब थे। आज उनकी दोबारा मीटिंग शाम को होनी थी, शायद अभी उनकी मीटिंग शुरू है, और उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ात आपके जो हैं उसको दूर करेंगे। शायद उनकी टीम ने उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं किया, और मेनली हमारा इशू था फ्लड रिलेटेड इशू। एक तासुर ये बन रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, ऐसा मिल रहा है जैसे शायद उन्होंने JUIF को ज़्यादा अकोमोडेट कर दिया है, तो पीपल्स पार्टी इस वजह से जो है ना वो हो रही है। और आपके डेरा इस्माइल खान पैकेज और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के मंसूबों पर तो कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी बैठ के कर रहे हैं। और नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, इसे भी डबल दे दें इंशाअल्लाह ताला, फिर भी मुकाबला करेंगे। हमने उस वक्त भी मुकाबला किया था जब 2002 से 2008 तक सूबाई हुकूमत भी इनकी थी और लीडर ऑफ अपोजिशन भी ये थे, फिर भी मुकाबला किया और फिर भी करते रहेंगे पार्टी के उसके ऊपर। हमें इसे कोई नहीं, लेकिन हमारे पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं, JUIF को ज़्यादा दिया है फंड्स, इस पे हैं हमारे पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इस चीज़ पे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI, PMLN, ANP, शेर पौ साहब, इन सब को फंड्स दिए गए हैं सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो हमारी पार्टी के डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात आज प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किए गए होंगे, और उसको जो है एड्रेस, हम उम्मीद करते हैं कि एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि सिवाय पीपल्स पार्टी के MPs बाकी जितने भी MPs रहे हैं बाकी पार्टियों को, उनको जो है दिए। शेरपाव साहब के MP नहीं थे, उनको शेरपाव साहब को डायरेक्टली दिए गए, पीपल्स पार्टी को नहीं दिए गए। तो इसलिए हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात, हमारी पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा उनको तहफ़्फ़ुज़ात इस पर हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं ज़रा इनसे भी ये पूछूंगा। डॉक्टर साहब, पहले तो आप काफ़ी खैर देर से आए और लगता है कि वाकई हुकूमत आने वाली है, माहौल बन रहा है शायद। हुकूमत तो इनकी है नहीं, वो ये इनकी है, अभी नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म वो तो कहते हैं हमारी नहीं है पूरी, कहते हैं अभी पूरी नहीं है हमारी, पूरी आएगी। आप दोनों इसी पे शुक्र कर लें। अच्छा क्यों आगे नहीं आनी पूरी? नहीं, आगे देखें कि अपनी ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी, हमारी अपनी कोशिश होगी, हर जमात की कोशिश होगी, नंबर गेम। क्योंकि मरियम साहबा कह चुकी है हमारी हुकूमत नहीं है। वो तो इनका इंटरनल मसला है ना। ये है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं है। इसमें डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये कह रहे हैं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपने JUIF को फंड्स दिए हैं KP में, अपने और पार्टनर्स को दिए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को नहीं दिए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात के ऊपर, और कुछ बिलावल साहब ने दूसरा भी इशारा किया। क्या ये मामला जो IPP बन गई है पंजाब के अंदर और पीपल्स पार्टी के जो टारगेट्स थे वो पूरे नहीं हो सके, उसकी वजह से है, या KP में जो आपने अपना फ्यूचर अलाइंस बनाया है मौलाना साहब के साथ और इनको थोड़ा सा वहाँ पे आप कॉर्नर कर रहे हैं इसलिए है, या कुछ और भी वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, KP में इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब ज़ाहिर है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, JUI भी हमारी इत्तेहादी जमात है, मौलाना साहब PDM के सरबराह हैं, और उन्हें अगर किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन की अगर ज़रूरत होगी तो ज़ाहिर गवर्नमेंट करेगी, और वो कर रही है। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करके मौलाना साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है, मैं ऐसे इत्तफाक नहीं करता माज़रत से। वो KP में कह रहे हैं हमारी कोई हमें डेवलपमेंट फंड्स कोई चीज़ नहीं दी। देखिए, डेवलपमेंट फंड्स वगैरह जो होते हैं ज़ाहिर है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी मौलाना साहब को दे दी, DI खान पैकेज भी दे दिया। DI खान पैकेज फैसल साहब की तो कमज़ोरी है ना, वो मामलात और होते हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी बात को ना करते हैं और ना कभी जरदारी साहब को वो इनकार करते हैं। उनके आपस में ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, और शहबाज साहब बड़े खुले दिल के और बड़े वसीउल कल्ब इंसान है, ज़ाती हैसियत में भी और बतौर प्राइम मिनिस्टर भी। इसलिए पीपल्स पार्टी को किसी सूरत में भी हमने ना कभी नाराज़ किया है, और ना ऐसी कोई सूरत हाल है। फंड्स वगैरह तो बहुत छोटी बात होती है, ये तो टॉक शो वगैरह में डिस्कस करने की चीज़ें ही नहीं होती, मैं उस पर बात ही नहीं करूँगा। आप ये अंदाज़ा लगाएं, पब्लिकली कह रहे हैं कि हमें KP में अकोमोडेट नहीं किया। मैं एक और बात आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे अभी जो इलेक्शन हुआ है आज़ाद कश्मीर का, हम वहाँ रेंजर्स तैनात कर रहे हैं, रेंजर्स नहीं लगने दिए, ये सामने बैठे हैं, हम इतना इनका लिहाज करते हैं। हल्का जो है वो इन्होंने कोई लिहाज नहीं किया वहाँ पे। नहीं, पूरा इलेक्शन ही ले गए। ठीक है। वैसे ही उन्होंने कहा है, तलाल चौधरी साहब ने, हसन इकबाल साहब ने कहा, अगर आपने कराची और कश्मीर वाला इलेक्शन कराना है
फिर तो मैं उधर जाना नहीं चाहता था, आपको भी भाई थोड़ा हमने रेंजर्स आपके कहने पे हटाई ना, देखें ये बात तो मान लेना चले। रेंजर देखें, बात सुने। कश्मीर में ठप्पे मारे हैं। नहीं, मैं अब इसका जवाब, चलो ये सेकंड पार्ट है ना, पहले पार्ट पे तो रहे ना। आप कश्मीर में ठप्पे मारे। आपको भी कश्मीर का थोड़ा बहुत तजिया है चीज़ें। अब जो आप मुझे बताएं, जो हमारे कैंडिडेट जो जीता इस वक्त, इसके वाले साहब 4-5 दफ़ा यहाँ MLA बने कि नहीं बने? हाँ हाँ, वो बने। पिछली कैंडिडेट दफ़ा भी 100 कितने वोटों से हमारे हैं, 100 कितने वोटों से, क्योंकि वो बल्कि लोकल बॉडीज में भी मुजफ्फराबाद पीटीआई के टाइम में जो है वो पीपल्स पार्टी ने तो हमें जो है बड़े मतलब यहाँ पर ATM को जितवाने के लिए चीज़ें की गई थी, ठीक है। इन्होंने कोशिश की, इनके वफाकी वज़ीर जो है अपने इंटीरियर के, कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। वो तो इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी नहीं किया, वरना इन्होंने तो लेटर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लिखवा दिया था कि इलेक्शन भाई क्यों मुलतवी किया जाए, किस वजह से? क्यों करवा रहे थे? नहीं, क्यों मुलतवी किया जाए, हमारा सवाल तो यही था ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्यों मुलतवी करवाना चाहते थे? ये तो कह रहे हैं आपने ठप्पों के लिए नहीं, रेंजर्स हटाई देखिए, वहाँ से। मैं आज भी कहता कभी हूँ, नहीं करवाना चाह रहे थे। नहीं है ना, लेटर लिखा था, ECP ने इसको रिजेक्ट किया ना हमारे पास उसके। दूसरी बात यह है, हम आज भी कहते हैं, हमारे पोलिंग जो है उस पर हमले हुए, पोलिंग बूथ पे हमारे लोग ज़ख्मी हुए। मैं आज भी कहता हूँ, अगर इनके पास प्रूफ हैं, ये लेकर आएँ, हम दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक ये मुतमईन ना हो जाए। लेकिन मैं बता दूं कि जीतेंगे फिर भी पार्टी। पहले बात आपके उम्मीदवार ने इनको गले भी लगाया वैसे। ठीक है, कहा और कि दूसरी बात, पहली बात का जवाब नहीं दे दूसरी रहे। बात किसी मुझे सिर्फ ये बताएं कि रेंजर्स आपके कहने पे हटाई गई या नहीं हटाई गई। मैं तो उस रिगार्ड की बात कर रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर आपका करते हैं, उससे तो आप इत्तेफाक करें। बल्दियाती इलेक्शन कैसे हुए थे? बल्दियाती इलेक्शन भी क्या हो वहाँ पर गया। AFC? मुजफ्फराबाद जीत गए थे ये। ठीक है, फिर देखें, अब आप कराची कहते हैं, अब कराची में आप मुझे बताएं, आपके साथ 14 सीटें, हमारी 170-80 सीटें हैं। अब आप डिफरेंस तो नहीं, देखें। मगर वो ये कह रहे हैं कि हमसे जो है वो काम लेकर हमारा ही काम डाल दिया गया। नहीं, हम जब कहें कि कोई अगर कोई अच्छा, इलेक्शन, आप बार बार रिमाइंडर दें फैसल साहब, मुझे ये बताएं ताकि अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। अब चले इस मसले से, आप लोग बार बार इन्हें इलेक्शन का रिमाइंडर दे रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जनरल इलेक्शन से पीछे भी हट सकते हैं? कोई काम आगे भी जा सकता है? कोई नहीं, हम तो असेंबली की मुद्दत आगे बढ़ सकती हमने है। परसों चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्वात में जलसा किया, उससे कहा मैं अपने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अक्टूबर सर, या आप तो नवंबर, तैयार हैं, आप इनको रिमाइंडर्स दे रहे हैं बार बार। नहीं, हम तो कह रहे होने चाहिए, पता नहीं इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे तो नहीं सर, पता। आपके वजीर कानून बार बार ये कहते हैं दुआ करें, मतलब वक्त पर हो जाएं, और ये क्या कंफर्म नहीं है? देखिए, ये जो हालात 9 मई के बाद पैदा हुए हैं, इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि इस तरह के हालात दोबारा पाकिस्तान में पैदा ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक। अब इन हालात को कैसे बनाया गया, इसके पीछे क्या प्लानिंग थी, ये तो पक्की बात है कि ये कोई हादसाती तौर पे नहीं हुए। इसके पीछे बाकायदा एक प्लानिंग है, इसके पीछे बाकायदा मनसूबा साजी की गई है। अब आप जब उन अवामिल पे हाथ डालते हैं, उसका क्या रिएक्शन होता है, PTI अगर इस हद तक गई है तो उसके बाद वो क्या करेंगे, ये सारे वो अवामिल हैं कि मुल्क में अमन-ओ-अमा की उन पे अनकरीब हाथ डलने वाला है। तो डलेगा नहीं? आप क्या समझते हैं? नहीं, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, डलने वाला है करीब? बिल्कुल डलेगा। तो आपको लगता है कि कोई रिएक्शन आए तो उसकी वजह से इलेक्शन डिले भी हो सकता है? लेकिन देखें, हाथ डलने की जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें ताख़ीर इसलिए है ताकि जिस पे भी हाथ डाला जाए वो बिल्कुल हतमी सबूत के साथ हो और किसी के साथ ज्यादती ना हो, इसलिए इसमें ताख़ीर हो रही है। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ज्यादती किसी के साथ ना हो। होना भी इसी तरह चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, मुल्क में और कोई हलचल फैलाती है, दोबारा कोई जलाओ गिराओ की बातें करती है, तो फिर इलेक्शन आगे जा सकते हैं? आगे जा सकते हैं। पुरअमन हालात रहे तो फिर इलेक्शन वक्त पे होंगे। अच्छा, और ये जो कहते हैं आप प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी ने बात की है इसके ऊपर कि आप लोग, और फिर निगरान वज़ीर आला मिले भी हैं जाके UAE में जरदारी साहब से, तो क्या मतलब मामला है, क्या कर रहे हैं आप लोग? मामला सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी ने वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, तो और कोई मामला नहीं है। ये हक नहीं है उनका? बिल्कुल राइट है, लेकिन मैंने कहा वक्त से पहले शुरू कर दिया। मैंने ये नहीं कहा गलत किया। अगर अक्टूबर में इलेक्शन, मरियम साहब अभी तारिक साहब जलसे कर रही हैं, उन्होंने भी कहा हम इलेक्शन मोड में चले गए। सारे बयानात जो आप मुझे सुना रहे हैं पीपल्स पार्टी के, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है और कुछ भी नहीं है। ये नहीं, हकीकत से कोई जानमान नहीं है इसमें, कोई इलेक्शन कैंपेन है ना। सबूत दे इनके खिलाफ, क्या सबूत है? वो कह रहे हैं आप ऐसे कैंपेन में लोगों का लहू गरमाने के लिए कहानियां सुना रहे हो। देखिए, पहली बात तो ये, अक्टूबर में इलेक्शन है, क्या हम कैंपेन नहीं करेंगे? मैंने तो कह दिया सर, आपका राइट है। तो भाई इसे तो किसी ने एतराज नहीं किया। मरीम नवाज साहिबा ने मुख्तलिफ जगहों पे पंजाब में भी किए हैं जलसे, और ये भी कहा हम भी इलेक्शन मुहिम में हैं। उनका हक बनता है सिंध में आए, सिंध में भी करें। उनका जमहूरी हक बनता है पाकिस्तान के जिस कोने में वो जाएं, उनका जमहूरी हक बनता है कैंपेन करें। तो कैंपेन से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। नहीं सर, मगर वो कह रहे हैं प्री पोल रिगिंग का इन्होंने जो बात की है, मैं इसका मतलब समझ गया हूँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, और इन्होंने जो बात की है उसके जवाब में था जब कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था और इनकी तरफ से जब स्टेटमेंट आई थी, इनके तर्जुमानों की तरफ से स्टेटमेंट आई थी,
अगर आप एक मुझ पे एक इल्ज़ाम लगाएं तो मैं अगर उसका जवाब न दूँ, इसका मतलब है कि मैं उसमें चोर हूँ। क्यों इल्ज़ाम लगे? हमने कहा बिल्कुल आप सबूत लेके आएँ अगर हमने कोई रिगिंग की है। सर आप उसको छोड़ें, अपना बताएं, आपने जो इन पे पंजाब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाया कि ये रिगिंग, प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सबूत हैं और हमारी लीडरशिप जब बैठेगी इनकी लीडरशिप के साथ हम उसके अंदर सबूत पेश करेंगे। जैसे फंड्स के हवाले से है, बाकी हवाले से यहाँ पे देखिए पंजाब में मेजॉरिटी जो है वो इंतज़ामिया मेजॉरिटी इलेक्शन लड़ती है और जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है इनका हक बनता है क्योंकि अब ये वज़ीर-ए-आज़म है। लेकिन आप दोनों हुकूमत में ना, अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग निगरान हुकूमत है ना वहाँ, ठीक है, लेकिन निगरान हुकूमत है तो वो इनके लिए भी होगी। आपका क्या ख्याल है, निगरान हुकूमत इनके लिए नहीं है, इनके साथ हैंड इन ग्लव्स है? मुझे बताएं कि दुनिया के कौन से कानून में कि निगरान हुकूमत नई जॉब्स दें, डेवलपमेंट काम करें? ये निगरान हुकूमत का काम होता है? निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन कराना। क्या ये काम निगरान हुकूमत का कि आप डेवलपमेंट स्कीम्स के इफ्तिताह भी करें? निगरान हुकूमत जो है वो वहाँ पर जो है फंड भी लोकेट करें, नई स्कीमें शुरू किसके लिए कर रही है निगरान हुकूमत? जिसके लिए भी करें। सर जिसके लिए क्या, और मैं कहता हूँ कि निगरान हुकूमत जो है रिपब्लिकन के लिए, डेमोक्रेट्स के लिए तो नहीं कर रही होगी ना, या इनके लिए कर रही होगी, आपके लिए कर रही होगी, या किसी और के लिए? दूसरी बात यह कि हमारे पार्टी के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हमने पार्टी के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। हमारी पार्टी लीडरशिप इनके साथ जब बैठेगी डेफिनेट डिस्कशन होगा। सर आप लोगों ने कहा है IJI वाला इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्यों कहा है, क्या होने जा रहा है? जब ये बोलेंगे जी ठप्पे कराची में लगे हैं और अच्छा उसका बदला लिया है? नहीं बदला नहीं लिया। हम ये कह रहे हैं तो कि कोई नहीं कहा कराची में ठप्पे लगे हैं, मैं जो लगे हैं वहाँ का कहा है, लेकिन मैं पॉइंट कुछ और आपने जो तर्जुमान रखे हुए हैं जिनको आप लोगों ने रखा हुआ है तर्जुमानों को, क्या आप लोग जो हैं और हमें पता है कि वो किसकी ज़बान बोलते हैं, वो भी पता है कि क्या चीज़। निगरान हुकूमत इनके कहने पे ये सब कर रही है? देखिए ट्रांसफर रिपोर्टिंग पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, निगरान हुकूमत से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम तो कराची समझते में हैं। इनका साथ दिया है, देखें ये साथ देने का नतीजा है। नहीं हम तो अभी भी आप इत्तेहादी हैं इनके, हम तो अभी भी इनके साथ हैं। हम भी हाफिज नईम साहब कहते हैं कि देखें जी 3.5 लाख वाले 9.5 लाख वाले, देखिए हम तो अभी भी कहते हैं, देखें कश्मीर में अगर देखा जाए तो हमारा हक बनता था इलेक्शन लड़ने का। मैंने घुमाया ना बात को, मुझे ये बताएं, आपने कहा IJI वाला माहौल बनने जा रहा है, निगरान हुकूमत इनके लिए काम कर रही है? हमारे लोगों को जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन आई है पंजाब में, हमारे पार्टी के लोगों को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपसे पूछ के करना चाहिए था। नहीं, हमारे पार्टी के लोगों का ये तासुर है कि वो PMLN के दोस्तों की इमा पर जो उधर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी इमा पर वो ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, उन्हीं कहने पर जो है DCs लग रहे हैं, ACs लग रहे हैं और SPs। और इसमें इनका क्या कसूर है? आप खुद ही तो कह रहे हैं निगरान। अगर तारिक फजल चौधरी साहब कर रहे हैं, एक इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये बोलें कि मुझे ये DC चाहिए, ये AC चाहिए, ये पटवारी चाहिए, भाई इलेक्शन हो ही नहीं रहा अभी, वक्त से पहले आपको कैसे ख्वाब आ गया भाई? नहीं हम तो देखें हमारा गवर्नमेंट बनेगी, हमारा नहीं पंजाब में तो है ना। नहीं मैं केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब पंजाब में तो है ना। नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस बड़ी लंबी है, फेडरल गवर्नमेंट में भी जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है उसके बाद सेटअप नया आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सारे तब्दील होते हैं। आपके उम्मीदवार जो है वो लगवा रहे हैं अपने। पंजाब में तो निगरान हुकूमत है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि KP में है कि नहीं है? जब इलेक्शन का माहौल बनेगा तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चेंज होते हैं। हम तो ये कह रहे हैं, पता नहीं कब होने हैं। अब ये देखें, हम तो ये कह रहे हैं, देखिए इसका मतलब बार-बार कुछ नहीं पता। हम तो ये कह रहे हैं इनको कि आप देखें इस पूरे सिनेरियो का, ये पूरा जो इंस्टेबिलिटी। अच्छा आपने कौन-कौन से DC लगाने हैं मुझे बताएं। आपने ला दो नहीं बड़ी अच्छी ऑफर कर रहे हैं आप, इसमें क्यों परेशान है? अगर परेशानी है तो मुझे ये ऑफर मजेदार लगी आपके DC। भाईजान आप वो बात करें जो फिर मानी भी जाए ना। देखिए आपके ख्याल में इनकी नहीं चलेगी? कभी कहते हैं इनकी चलती है, प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कमर के पीछे खड़े हुए सुन रहे कहते हैं इनकी नहीं चलती। पहले अच्छा 1 मिनट मुझे 2 मिनट बात करने दें, आप प्रोग्राम को ऐसे टाइम पास ना करें ना। उसके ये है कि देखिए पहले इनसे पूछें जी अपने सारे गिले लिख के दें पंजाब में, हम वो रिजॉल्व करेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरी, आप PM से बात करेंगे? बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे, गिले लिख के दें, हो गई बात। देखिए ये ऐसी बातें हैं। ये दुबई वाली मुलाकात ठीक रही है जरदारी साहब की निगरान वज़ीर आला? नहीं, बीमार पुरसी के लिए गए थे और देखें जब आपके पास आते कोई बीमार पुरसी के उस पर गिले शिकवे तो नहीं होते। मुझे ज़ाती तौर पे पता नहीं है, वैसे कुली साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब मोहसिन नकवी साहब आए एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो तमाम सर्कल्स में ये बात कही गई कि वो जरदारी साहब के बहुत करीब है। इस बात को तो मानते हैं ना, आप भी मानते हैं? सब मानते हैं सर, ये तो आगे बढ़ेंगे। तो आप दोनों एक दूसरे इत्तेफाक ना भी करें, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो फिर नहीं देखिए पहली बात तो ये मैं कहता हूँ कि आप जमहूरी पार्टी हैं ना करें इस तरह। तो चेयरमैन नैब भी आप लोग लेके आते हैं और भी लोग आप मैं लाते रहे। ये आखिरी वक्त में नहीं पता चलता गोल कौन सी पोस्ट में हो जाता है। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि आप जमहूरी जमात हैं, इस पूरे पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी का जो वाहिद हल है वो इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो चाहिए। वो कह रहे हैं सर हालात अभी देखेंगे ना, अगर हालात आगे खराब हो गए तो वक्त पे कैसे कराएंगे? हालात खुदा क्यों खराब होंगे हालात? वो कह रहे हैं हम अभी एक्शन लेने जा रहे हैं, अगर उसका रिएक्शन आया तो फिर जो एक्शन शुरू नहीं है, रोजाना एक्शन शुरू है, कहाँ पे एक्शन नहीं हो रहे हैं?
नहीं वो कह रहे हैं अभी जरा कोई ये सीरियस तो कभी काम होने जा रहा है। तो कभी इस गोल में भी अपने पोस्ट में भी गोल कर देते करते, जैसे उन्होंने नदीम चंद के वाले साहब को गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया भाई? अपने पोस्ट में गोल कर दिया। बड़ी ज्यादती की थी, ये क्यों किया आप लोगों ने? अब मतलब है कि आप ऐसे काम करें, आप अगर ऐसे काम करेंगे वो कह रहे हैं आपके इत्तेहादी आपको कह रहे हैं आपने किया है, वो निगरान हुकूमत की बात नहीं अगर पुलिस करे और ऐसी हो तो मैं उस पुलिस वाले को उल्टा लटका दूंगा अगर ऐसे गलत काम देखिए करेगा। मैं ये कोई इस इनकी बात को हुकूमत हो, बिल्कुल कंडेम करता हूँ। ठीक है, इनकी हुकूमत। ये स्टाइल वैसे किसी और का लगा मुझे वो आज। बड़े एक नहीं, आप एक बुजुर्ग शख्स है, सियासतदान बुजुर्ग है, उसने सियासत छोड़ दी है, उन्हें सियासत छोड़ दी है और आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं? मैं कहूंगा कि उन्हें गिरफ्तार करना ज्यादती है। ये क्या एक्शन बिल्कुल किया? बड़ी सख्त नहीं ज्यादती नहीं ये है। जाती है। लेकिन आप केयर टेकर गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं वो भी हमारे खाते में डाल रहे हैं, करीब वो आपसे ज़्यादा हैं, तो ये सारी बातें कुछ मेरी समझ से तो बाहर है। अच्छा चले मैं और दूसरी ये डॉक्टर साहब इतने भोले नहीं जितने कोशिश कर रहे हैं टीवी पे बनने की। सर आप खुल के बताएं ना कि निगरान हुकूमत इनके कहने पे कर रही है सारा। देखिए, हम तो समझ रहे हैं कि इनके कहने पे कर रही है, वाह जबरदस्त। क्योंकि इनकी तरफ से जो नाम जाते खुलेआम हैं, वो कह रहे हैं आप करवा रहे हैं। देखिए इनकी तरफ से जो नाम जाते हैं इंतजामिया के, वही वहाँ पर जो है डिप्यूट होते हैं। एक सवाल आपसे ज़रा मैंने पूछने को, आप शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए थे, आप ज़रा चलाइएगा जी। जो है वो प्राइम मिनिस्टर जब बात कर, उन्होंने कहा जो लोग हिसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। ये क्या देखिए- कौन लोग हैं? देखिए बात यह है कि इसहाक डार साहब शब रोज़ इंतहाई मेहनत के साथ पाकिस्तान के मुआशी मामलात को हल करने के लिए कोशां हैं। मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ कि रात को 12, 1, 2 बजे तक वो मिनिस्ट्री बैठे होते हैं। ये मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बता रहा कि शहबाज साहब की बात की सिर्फ मैं तायीद कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब शहबाज साहब ये बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें इस मुश्किल दौर में सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें इस मुश्किल दौर में जिस तरह वो एफर्ट कर रहे हैं, उन्हें मुकम्मल ये शायद सपोर्ट की साहब और ज़रूरत है। मिफ्ता साहब की तरफ इशारा है। मुझे नहीं पता किसकी तरफ इशारा है, सर, आप लेकिन पीछे खड़े थे। अगर आप कुछ तो बताते ही होंगे। नहीं, मैंने पीछे जरूर खड़ा था, पर तकरीर तो मैंने लेकिन नहीं आपको लिखी पता तो होता है ना इन्होंने चिट नहीं इस दौरान हाँ, ये असल बात ये है कि मैंने तो नहीं चिट दी कि दी जनाब होगी, आप ये क्या कहें। पता है, आप पीछे खड़े थे काम में बात। वो लेकिन- क्या पता भूल गए हो आपने लेकिन कहा। कहा उन्होंने ठीक है, इसलिए ठीक कहा है कि आप अगर अपने मिनिस्टर को, जो कि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, कोalition गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आगे लेके चल रहा है, मुल्क के मुआशी तौर पे हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी टांगें खींचेंगे तो फिर आप कहें मैं पार्टी का हिस्सा भी हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता। सर शाहिद साहब को तो लंदन बुला लिया, वो चले गए, ही इज ऑन हिज वे, और मिफ्ता साहब को ओहदा कोई नहीं दिया, तो ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर? देखिए, अभी कुर्बानियां तो हमारी उनकी भी हैं। पार्टी के अंदर इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं, जो क्लिप आपने दिखाया, ये उसी इलेक्शन का क्लिप है जो हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई है। और जनरल काउंसिल की मीटिंग में हमारे जो ग़ालिबन 4 या 5 मरकज़ी अहदेदारान जो हैं वो बरह रास्त उस इलेक्शन से इलेक्ट हुए हैं। उसके बाद बाकी जितने अहदे पार्टी के हैं, पार्टी की रिप्रेजेंटेशंस जिन जिन लोगों ने करनी है, वो इख्तियार प्रेसिडेंट PMLN जो कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको दिया गया है कि वो नॉमिनेशंस करेंगे, जो माजी में भी इसी तरह होता है, ये रिवायत रही है पार्टी की। बाकी जमातों में भी कुछ मोरलेस ऐसी चीज़ें होती हैं, तो लिहाजा ये अभी बाकी ओहदे मिलने हैं। सर लेकिन लिहाजा मुझे ये एक कहना मैं- एक मैं थोड़ा वक्त भी कम है, लेकिन मुझे बताएं डॉक्टर साहब ये कबल अज़ वक्त है, अभी बाकी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होनी है। शाहिद साहब को जो बुला लिया वहाँ पे, वो फिल इन दी ब्लैंक्स पूरी करने के लिए बुलाया। नहीं, शाहिद साहब देखें हमारे एक सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी हैं, बहुत ऑनरेबल हैं और बड़े, उन्हें कोई ओहदा ना देना उनके ज्यादती तो ऊपर है जो ना। पार्टी का ट्रस्ट है वो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक इंतहाई मुतनाज़ा और गलत फैसले के नतीजे में डिस्क्वालीफाई किया गया, तो पार्टी ने उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट सर 1999 से जब मुशर्रफ साहब का ये इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त से लेके आज तक वो पार्टी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। इस टाइम पे जाके उनको ओहदा ना देना और फिल इन दी ब्लैंक्स में रखना, नहीं क्या ये खुला तजाद नहीं? आपने वो मेरे अल्फाज को थोड़ा सा गलत मैं twist आपके दे रहे अल्फाज हैं। कोट करा, अभी तो अपने अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किए। मेरे कहने आज का आपके मतलब- सारे अल्फाज गलत ट्विस्ट हो रहे हैं, क्यों? मैं ठीक बंदे के साथ नहीं बैठा हुआ इसलिए सारा कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन शाहिद साहब जितने, मैं तो दायरा हो जाता है, इख्तिलाफ राय तो होता है पार्टीज के अंदर, लेकिन इस तरह नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं दोबारा आपको ये बात बता रहा हूँ कि अभी हमारे जो नायब सदूर हैं, कोई सीनियर नायब सदराने हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर से। सर मिफ्ता साहब जब फैसले कर रहे थे, मिफ्ता साहब जब फैसले कर रहे थे, जी जी, वो सबको नुमाइंदगी दी जाती है और अभी नुमाइंदगी बाकी लोगों को दी जानी है। ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ है। आप इसको इस तरह कहें
चलो वो फिलिप Okay. ब्लैंक्स वाली बात जो है वैसे ना, जब उसको मिफ्ता साहब उठाना- फैसले कर रहे थे तो सारे फैसलों को वो कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से ये फैसले कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते नजर आए कि हाँ ये हम कंसेंसस से ये फैसले हो देखिए, रहे इसकी हैं बड़ी- और वजीर आजम के अप्रूवल के बगैर ये फैसले कैसे हो सकते थे, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो मईशत ख़राब कर दी। देखिए बात ये होती है कि मैं ख़ुद वफाकी वज़ीर रहा हूँ, आप कैबिनेट का हिस्सा होते हैं और आप अपनी वजारत में जो भी फैसले करते हैं यकीनी तौर पे वो कुछ कैबिनेट से अप्रूवल आ रही होती हैं, कुछ आप ख़ुद असाइन कर रहे होते हैं, जो अथॉरिटी आपके पास होती है बासियत वज़ीर, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरी वजारत ने इस मुल्क के लिए क्या काम किया, जो मेरे पास कलमदान है वजारत का, तो उसने मईशत कितना की खराबी परफॉर्म के किया, जिम्मेदार मिफ्ता इस्माइल उसका साहब। जिम्मेदार मैं होता हूँ, वज़ीर मिफ्ता होता है। इस्माइल साहब जिम्मेदार है मईशत की मिफ्ता खराबी। इस्माइल साहब, पहली बात यह है कि उन्होंने मईशत के लिए कितना काम किया, नहीं किया, मईशत आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, ये डिबेटेबल बातें होती हैं ना, मैं कहूँगा बड़ी, ये कहेंगे नहीं बढ़ी, उसको छोड़ें। लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने बयानात दिए, टीवी पे आके अपनी पार्टी की दूसरे वजीर के खिलाफ बातें करनी, पार्टी की, ये पार्टी के अंदर की बातें होती हैं। ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनसे पूछें पार्टी मीटिंग्स के अंदर कि इनकी कोर कमेटी के अंदर क्या इख्तलाफात नहीं होते, हर जमात में होते हैं और होने चाहिए। लेकिन अब ये बैठ के ये यहाँ टीवी पे बैठ के अपने वजीरों के खिलाफ तनकीद शुरू कर दें, एक वजीर ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। ओके, इनके भी एक पार्टी में इख्तलाफात हो रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे एक्सपेल होते जा रहे हैं, वो सारा जिन मसलन खोसा साहब किधर है एक्सपेल तो नहीं हुई, अभी इस पार्टी में ही है? और एतजाज हसन साहब की क्या पोजीशन है? सीसी के मेंबर है। वो दोनों साथ ही हैं अभी आपके? नहीं, सीसी के मेंबर, हमने सीसी मुलाकात में सीसी जो मुलाकात हुई है जो आखिरी पार्टी की, उसमें वो उनको आने दिया? सीसी के मेंबर है, सीसी के वो मीटिंग में अटेंड करते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। दोनों अभी तक किसी को सीसी से नहीं निकाला गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन 1 मिनट प्लीज़, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास। अक्टूबर में जिस तरह ये इशारा दे रहे हैं कि अगर इलेक्शन ना हुए तो पीपल्स पार्टी फिर भी पुराने इत्तेहाद के साथ ही खड़ी होगी या फिर सड़कों पे होगी? देखें, ये तो पार्टी लीडरशिप और पार्टी की कोर कमेटी और सीसी ने फैसला करना है। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं अकेला बता सकूँ कि हमने क्या करना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है अक्टूबर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहें तो नवंबर में करा लें, 2-4 दिन पहले असम्बली तोड़ दें। लेकिन इस पूरी चीज़ को अगर आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये इनसर्टेनिटी जो चल रही है पॉलिटिकल, वो फिर आगे बढ़ेगी, मेरे ख्याल में कब नहीं होगी। कम करने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फैसल करीम कुंडी साहब, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब बात आएंगे तो फिर यूनान में कश्ती डूबने वाले वाक़े पे बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। यूनान के करीब सैकड़ों गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूबने के साने में अभी तक पाकिस्तानियों की सही तादाद का तयन नहीं हो सका है। पाकिस्तानी हुक्काम 300 जबकि गैर मुल्की मीडिया 400 की तादाद बता रहा है। आज साने की याद में यौम स्याह मनाया गया, तहकीकाती कमेटी भी बन गई है। मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है, मगर जो अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में इस दुनिया से चले गए वो वापस नहीं आ सकते। उनके लवाहिकीन का गम इससे कम नहीं होगा। एक तो उनके प्यारे जाँ भाग हो गए हैं, दूसरा उनकी सारी जमा पूंजी मौत के सौदागरों की जेब में चली गई है। 23 से 25 लाख रुपए फी कस अदा करके यूरोप जाने वालों में से अब तक सिर्फ 12 को बचाया जा सका है। इस साने में यूनानी कोस्ट गार्ड्स की बेहिसी या यूरोपीय ममालिक की जानिब से खड़ी की गई फायर वॉल अपनी जगह, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आइन ने हर शहरी को मुआशी सिक्योरिटी की ज़मानत दी हुई है, जिसे देने में हमारी हुकूमतें नाकाम हैं। गुज़िश्ता साल यूरोप से 34,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। 19,000 लोगों को इस शक की बुनियाद पर FIA ने जहाज़ से ऑफलोड किया। 2 सालों में इंसानी स्मगलिंग के 5,500 मुकदमात कायम हुए, लेकिन ये इंसानी ट्रैफिकिंग का कारोबार फिर भी जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA से और लाहौर के डायरेक्टर FIA हैं सरफराज विर्क साहब, उनसे ज़रा बात करेंगे। सरफराज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़रा मुझे ये बताइएगा, इस केस में जो मुलव्विस हैं वो कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं और कितने अभी मजीद होने हैं? जी शुक्रिया आदिल अब्बास साहब। बिल्कुल, इसमें अभी FIA अपनी पूरी हैक्टिक एफर्ट्स कर रही है जब से ये साने का पता चला और हमें सारी इन्फॉर्मेशन आई है। इसमें अभी तक तकरीबन जो है 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो मेन एजेंट्स हैं। उसमें हमने 6 FIR रजिस्टर कर चुके हैं। इसके अलावा जो AJ पुलिस है वो भी हमारे साथ ताउन कर रही है, चूँकि बहुत सारे लोग AJ के से रहने वाले थे आज़ाद कश्मीर के, तो उन्होंने भी कोई 9-10 के करीब एजेंट्स गिरफ्तार किए हैं। तो टोटल अभी हमारे पास तकरीबन 16 एजेंट्स गिरफ्तार हो चुके हैं।
ओके अच्छा, ये हालिया हादसा जो है ये कोई पहला नहीं है और बदकिस्मती से ना ही आखिरी। क्या वजह है कि ये गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए रियासत के जो फिल्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे? जी देखिए, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, आप जानते हैं, जैसा कि मैं एक दो सुबह आज भी विक्टिम फैमिली से बात हो रही थी। ये खाली हम गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट को तो ज़रूर जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि इन जो इलाके हैं जो कि हमारे हॉट इसको कह लें एरियाज़ हैं, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, इसमें एक सोशल इसका फैक्टर भी है कि एक गांव का अगर एक आदमी जो है वो चला गया वहां पर और उसने वहां से यूरोस कमाए और अपनी फैमिली को भेजे, तो गांव के जितने बाकी लड़के हैं वो भी कहते हैं कि हमने जाना ही इटली है या यूरोप है, वो कोई काम नहीं करने को तैयार और फैमिलीज जो है मजबूर हैं। आज मेरे पास सुबह एक विक्टिम की फैमिली आई हुई थी और वो बता रहे थे कि उन्होंने सिर्फ 4 घंटे पहले मुझे बताया कि जी मैं जा रहा हूँ, क्या नाम है, बाहर जा रहा हूँ। तो इसमें गुर्बत और के साथ साथ ये भी इशू है जो हमारा सोशल इशू बना हुआ है कि हमने पाकिस्तान में नहीं काम करना और शायद हम ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हम यूरोप कमाएं और अपनी फैमिली को भेजें। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो स्मगलर्स हैं वो किसी वैक्यूम में काम नहीं करते, इनके नेटवर्क्स हैं। क्या FIA के पास रिसोर्सेज का मसला है, कैपेसिटी नहीं है कि एक गांव से दर्जनों लोग शिकार हो रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? मतलब आप जिस तरह खुद भी बता रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके सारा होता है, अब एक गांव से इतने लोग जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता कि ये क्या हो रहा है? देखिए, जब आप गिरफ्तार करते हैं तो पता ये चलता है कि उसी गांव के 2-4 लोग गए हुए हैं पहले और वो चुके, उसने जब वो पहुंच गए किस तरीके से इटली यूरोप पहुंच गए और उसके बाद वो जो पूरे गांव के यंग लोग हैं वो उसके पीछे हैं कि उस एजेंट के उसको भिजवाया जाए। अब आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, जब हमने पकड़ा या चेक किया तो विक्टिम्स के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी इटली में हैं और वो भी इसी तरह पहुंचे थे और उन्होंने ना सिर्फ, अब चूंकि वो इस प्रोसेस से गुजर कर गए थे तो हम ये समझते हैं कि जो बंदा प्रोसेस से गुजर कर गया है वो तो कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स को उस पर ना गुजारे, वो भी उसी को प्रेफर कर रहे होते हैं कि जी उसी एजेंट को वो दोबारा कह रहे हैं अब मैं आ गया हूँ, मेरे भाई को भी वहां पहुंचाया जाए। अच्छा, अब ये सरफराज साहब, पाकिस्तान से 2 रूट इस काम के लिए इत्तलात हैं कि इस्तेमाल होते हैं, एक यूनान वाया टर्की और ईरान और दूसरा दुबई, मिस्र, लीबिया और फिर वहाँ से इटली जाते हैं लोग। आपने इटली का भी हवाला दिया कि वहाँ ऑलरेडी भी लोग मौजूद थे। क्या बैनुल अक़वामी सतह पर इन ममालिक से मिलकर कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया जा सकता? ज़ाहिर है कि मिस्र और लीबिया में पाकिस्तानियों की इतनी तादाद में ट्रैफिक एक बड़ा इंडिकेटर है। आमतौर पर इन ममालिक में इतनी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद नहीं हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि FIA ने अब अपने लिंक ऑफिस वहाँ इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे कि अभी एथेंस में FIA ने लिंक ऑफिस वहाँ इस्टेब्लिश किया है और इन सब का मकसद बेसिक यही है कि वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट और जो भी बॉर्डर कंट्रोल के साथ करते हैं, काम करते हैं, उनके साथ हमारा क्लोज लिएज़ॉन हो सके अपार्ट फ्राम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें जो इश्यूज़ हैं वो हैं, साथ साथ हमें यहाँ पर भी एक बड़ी लार्ज मैसिव कैंपेन शुरू करने पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम अरेस्टिंग, जो कि हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं एजेंट्स को। एक मीडिया का ओवरऑल कैंपेन, एक सिविल सोसाइटी को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक अवेयरनेस की जरूरत है और शायद उस बंदों के जो जिनकी फैमिलीज का ये गुजरी है और वो लोग जिनके साथ ये गुजर रही है उनको भी सामने हम करें और लोगों को बताएं कि भाई इस तरह के हालात में ये बंदा वहां पर पहुंचा है, तो हमें सबको कोई मिलकर इसका किरदार अदा करना होगा। हम सब इसमें, मैं समझता हूँ, पार्टिसिपेट करें तो शायद हम इसको रोक पाएंगे। सरफराज साहब, ये पिछले साल जो हैं वो 20,000 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं, जो रिकॉर्ड इंक्वायरी हुई है उनकी, लेकिन सिर्फ 5,000 मुकदमात दर्ज हो सके हैं। इसकी क्या वजह है? इतना बड़ा नंबर इंक्वायरी के लिए जाता है और सिर्फ 5,000 मुकदमात दर्ज होते हैं। क्या जो है वो एविडेंसेस नहीं मिल पाते या फिर कुछ और मसला भी है? कोई ऐसे लकूनाज हैं जिसकी वजह से अगर ये इनकी इंक्वायरी शुरू हो तो ये मसला ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये नेटवर्क इतना स्ट्रांग है? जी, इसमें कई इश्यूज हैं। एक तो ये है कि आमतौर पर होता ही है कि कंप्लेनेंट जब एक दफ़ा आया उसके बाद वो वापस नहीं आया, वो जो एजेंट था उसके साथ उसने डील कर ली और हमें उन्होंने स्टाम्प पेपर भेज देते हैं कि जी हम इसको परसू नहीं करना चाहते, ना मैं आ सकता हूँ FIA के ऑफिस में, और वो वहीं पर उसको ड्रॉप करने का लिख देते हैं कि इंक्वायरी हमारी ड्रॉप कर दी जाए, हम आना नहीं चाहते। भाई यहाँ पर ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने बंदा गिरफ्तार किया, जेल भेजा
और बाद में उसी जो कंप्लेनेंट है वही उनके साथ रिकंसिलिएशन कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं और कोर्ट में ये बयान देते थे कि ये हमारा मुल्ज़म नहीं है या हमने अपने मुल्ज़म को सुलह कर लिया है, और इस सारे इश्यूज में उसको सजा नहीं हो पाती। तो हमारा अब जो हमने बार बार लोगों से, जो हमारे कंप्लेनेंट आते हैं, विक्टिम्स आते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको जब सजा होगी, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा होगी तो तब ही डिस्करेज होंगे इस बिजनेस से। तो इसमें भी थोड़ा सा हमें लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत है, विक्टिम की फैमिलीज की, कि उनसे सुलह ना करें बल्कि इनको सजा दिलवाएं। राइट, थैंक यू सो मच। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंसानी अलमिया है, इंतहाई अफसोसनाक ये खबर थी, दिल रंजीदा है। एक तो ये बेचारे अपने पैसे लगा कर फिर इलीगल तरीके से, फिर वहाँ एक और मिजरी है, जो लोग वहाँ जाते हैं, रहते हैं, उनको पता है कि किस तकलीफ़ में अपना वक्त गुजारते हैं, क्योंकि जब इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या ये लीगल वहाँ पे नहीं होते, और उसके बाद इस किस्म का सानहा हो जाना, पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है रियासत की कि इन मामलात की बेखनी की जाए, इन्हें रोका जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अलमिया से जो है वो हम बच सकें, और इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन जो है वो करने की ज़रूरत है। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।